मोहनजोदड़ो में हुई खुदाइयों से नगर के ऊपर बार बार मोटी गाद कीचड़ की परतें मिली हैं, जो ये संकेत देती हैं कि नगर को बार बार भीषण बाढ़ों का सामना करना पड़ा। प्रत्येक बाढ़ के बाद नगर को पुनः बसाने का प्रयास किया गया, परंतु निरंतर बाढ़ों ने नगर की आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था को कमजोर कर दिया। इसके अतिरिक्त नदियों के मार्ग परिवर्तन, विशेषकर सिंधु और घग्गर हकरा नदी के सूखने या दिशा बदलने से कृषि व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। खेती नष्ट होने से खाद्य संकट उत्पन्न हुआ और जनसंख्या का पलायन प्रारंभ हो गया। बाढ़ के साथ साथ जलवायु परिवर्तन, भूकंप, व्यापार में गिरावट जैसे कारण भी सहायक रहे, किंतु उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि बार बार आने वाली विनाशकारी बाढ़ सैंधव सभ्यता के पतन का सबसे प्रभावशाली कारण थी। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है, जो इतालवी शब्द टेराकोटा से आया है और इसका शाब्दिक अर्थ पकी हुई मिट्टी है, जिसका उपयोग बर्तन, मूर्तियां और वास्तुशिल्प सजावट जैसी कई चीजों के लिए किया जाता है, जो अपने नारंगी भूरे रंग और टिकाऊपन के लिए जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक समृद्ध एवं विकसित नगरीय सभ्यता थी, जिसकी आर्थिक उन्नति का प्रमुख आधार आंतरिक तथा विदेशी व्यापार था। सैंधव लोग न केवल भारत के विभिन्न क्षेत्रों से, बल्कि पश्चिम एशिया के देशों से भी व्यापारिक संबंध रखते थे। इस बात का प्रमाण पुरातात्विक साक्ष्यों, मुहरों, वस्तुओं तथा मेसोपोटामिया के अभिलेखों से मिलता है। सिंधु सभ्यता के लोग जिन वस्तुओं का स्वयं उत्पादन नहीं कर पाते थे, उन्हें वे बाहर से आयात करते थे। तांबा का आयात मुख्यतः राजस्थान की खेतड़ी खानों, बलूचिस्तान तथा ओमान से किया जाता था। तांबे का उपयोग औजार, हथियार और आभूषण बनाने में होता था। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से मंगाई जाती थी, जिसका प्रयोग आभूषणों एवं सजावटी वस्तुओं में किया जाता था। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से आयात किया जाता था, जिससे सुंदर आभूषण बनाए जाते थे। धातु मिश्रण के लिए आवश्यक टिन भी अफगानिस्तान और ईरान से प्राप्त होता था। टिन के बिना कांस्य निर्माण संभव नहीं था, इसलिए इसका व्यापार अत्यंत महत्वपूर्ण था। रत्नों में गोमेद सौराष्ट्र क्षेत्र से प्राप्त होता था, जबकि बहुमूल्य लाजवर्थ लेपिस लाजुली का आयात मेसोपोटामिया से किया जाता था। लाजवर्थ का प्रयोग मनकों और आभूषणों के निर्माण में होता था। इसके अतिरिक्त सीसा ईरान से आयात किया जाता था, जिसका उपयोग विभिन्न घरेलू और औद्योगिक कार्यों में किया जाता था। इन आयातित वस्तुओं से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता का विदेशी व्यापार अत्यंत विकसित था। इस व्यापार ने सैंधव सभ्यता को आर्थिक समृद्धि प्रदान की और उसे प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताओं में स्थान दिलाया। सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान विदेशी व्यापार फल फूल रहा था, जहां वे मुख्य रूप से अफगानिस्तान, ईरान, ओमान और मेसोपोटामिया जैसे क्षेत्रों से तांबा, चांदी, सोना, टिन, लाजवर्थ, सीसा और गोमेद जैसी वस्तुएं आयात करते थे, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था समृद्ध हुई और विभिन्न संस्कृतियों के साथ संबंध स्थापित हुए। सिंधु काल में आयातित वस्तुएं और उनके प्रदेश। तांबा, खेतड़ी राजस्थान, बलूचिस्तान, ओमान से। चांदी, अफगानिस्तान, ईरान से। सोना, कर्नाटक, दक्षिण भारत, अफगानिस्तान, ईरान से। टिन, अफगानिस्तान, ईरान, मध्य एशिया से। गोमेद, सौराष्ट्र, गुजरात और संभवतः अन्य स्थानों से। लाजवर्थ लैपिस लाजुलाई, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान से। सीसा, ईरान, दक्षिण भारत, अफगानिस्तान से। मुख्य व्यापारिक साझेदार मध्य एशिया, टिन और लाजवर्थ के लिए। अफगानिस्तान, चांदी, सोना, टिन, लाजवर्थ। ईरान, फारस, चांदी, सोना, टिन, सीसा। ओमान, तांबे के लिए। मेसोपोटामिया, सुमेर, लाजवर्थ, अन्य वस्तुओं के लिए। दक्षिण भारत, कर्नाटक, सोना, सीसा। महत्व। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक नेटवर्क काफी विस्तृत था, जो पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया तक फैला था। आयातित वस्तुओं में धातुएं तांबा, चांदी, सोना, टिन और कीमती पत्थर लाजवर्थ, गोमेद प्रमुख थे, जो उनकी उन्नत शिल्पकारी और विलासितापूर्ण जीवन शैली को दर्शाते हैं। ये व्यापार न केवल आर्थिक समृद्धि लाया, बल्कि विभिन्न सभ्यताओं के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम भी बना, जैसा कि मेसोपोटामियाई अभिलेखों में मेलुहा, सिंधु क्षेत्र के व्यापार का उल्लेख मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम और सर्वाधिक विकसित नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम भारत से लेकर वर्तमान पाकिस्तान तक फैला हुआ था। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों की खोज और उत्खनन से हमें तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। नीचे सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थलों का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत है। 1. हड़प्पा।
हड़प्पा सैंधव सभ्यता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है जो रावी नदी के तट पर स्थित है। ये वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। इसकी खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। बाद में माधोस्वरूप वत्स 1926 और सर मॉर्टिमर व्हीलर 1946 ने यहां उत्खनन कार्य किया। हड़प्पा से पकी ईंटों के मकान, अनाजागार, मोहरे, कांस्य उपकरण तथा शवाधान के प्रमाण मिले हैं। 2. मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है और यह आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। इसके बाद मैके 1927 और व्हीलर 1930 ने उत्खनन किया। यहां से विशाल स्नानागार, अन्नागार, नालियों की उन्नत व्यवस्था, कांस्य नर्तकी तथा पशुपतिनाथ की मुहर प्राप्त हुई है। 3. चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो भी सिंधु नदी के तट पर स्थित एक प्रमुख स्थल है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाबशाह जिले में स्थित है। इसका उत्खनन मैके 1925 तथा जी मजूमदार 1931 ने किया। यह स्थल विशेष रूप से मनके बनाने के कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। 4. कालीबंगन। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे स्थित है और यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यहां उत्खनन कार्य अमलानंद घोष 1951 तथा बी लाल और के थापर 1961 ने किया। कालीबंगन से जुते हुए खेत, अग्निकुंड तथा किलेबंद निचले नगर के प्रमाण मिले हैं। 5. कोटदीजी। कोटदीजी सिंधु नदी के तट पर स्थित है और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर क्षेत्र में स्थित है। इसका उत्खनन फजल अहमद 1953 ने किया। यह स्थल पूर्व हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। 6. रंगपुर। रंगपुर मादर नदी के किनारे स्थित है और यह गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। इसका उत्खनन रंगनाथ राव 1953-54 ने किया। यहां से सैंधव और उत्तर हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। 7. रोपड़। रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित है। यह पंजाब के रोपड़ जिले में स्थित है। इसका उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा 1953-56 ने किया। यह भारत का एक महत्वपूर्ण सैंधव स्थल माना जाता है। 8. लोथल। लोथल भोगवान नदी साबरमती की सहायक के किनारे स्थित है। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। इसका उत्खनन S.R. राव 1954 ने किया। लोथल सैंधव सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर था जहां से गोदी डॉकयार्ड के प्रमाण मिले हैं। 9. आलमगीरपुर। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित है और यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। इसका उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा 1958 ने किया। यह सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है। 10. सुतकागेंडोर। सुतकागेंडोर दाश्क नदी के किनारे स्थित है। यह पाकिस्तान के मकरान तट बलूचिस्तान में स्थित है। इसकी खोज ऑरलस्टाइन 1927 ने की थी। यह सैंधव सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। 11. बनमाली। बनमाली रंगोई नदी के किनारे स्थित है और यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहां से मिट्टी के बने हल के प्रमाण मिले हैं जो कृषि के विकास को दर्शाते हैं। 12. धौलावीरा। धौलावीरा लुनी नदी प्रणाली से संबंधित क्षेत्र में स्थित है। यह गुजरात के कच्छ जिले के खादिर द्वीप पर स्थित है। इसका उत्खनन रविंद्र सिंह विष्ट 1974 तथा 1990-91 ने किया। यह स्थल अपनी त्रिस्तरीय नगर योजना और जल संरक्षण प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। 2021 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। 13. सोतकाह। सोतकाह शादीकौर नदी के तट पर स्थित है और यह दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है। इसका उत्खनन जॉर्ज डेल्स 1962 ने किया। उपसंहार। इन सभी स्थलों से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य ये सिद्ध करते हैं कि सैंधव सभ्यता एक सुव्यवस्थित, उन्नत एवं व्यापक सभ्यता थी। नगर नियोजन, जल निकासी, व्यापार, कृषि तथा शिल्पकला में इसकी उपलब्धियां आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को आश्चर्यचकित करती हैं। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थलों में हड़प्पा रावी नदी पाकिस्तान और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पाकिस्तान मुख्य हैं, जिनकी खोज क्रमशः दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने की।
इनके अलावा कालीबंगन घग्घर राजस्थान, लोथल भोगवा गुजरात, रोपड़ सतलज पंजाब और धोलावीरा लूनी कच्छ गुजरात जैसे महत्वपूर्ण स्थल हैं जो अपनी विशिष्टताओं जैसे कालीबंगन में जूते हुए खेत, लोथल में गोदीवाड़ा, धोलावीरा में जल प्रबंधन के लिए जाने जाते हैं, जबकि चिन्हुदड़ो सिंधु पाकिस्तान बिना दुर्ग वाला औद्योगिक केंद्र था। वैदिक काल भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है जिसे सामान्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है, ऋग्वैदिक काल 1500-1000 पू तथा उत्तर वैदिक काल 1000-600 पू। यह विभाजन समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और धार्मिक विचारों में आए परिवर्तनों के आधार पर किया गया है। ऋग्वैदिक काल वैदिक सभ्यता का प्रारंभिक चरण था। इस काल में आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में बसे। प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था, जहां से वे धीरे धीरे भारतीय उपमहाद्वीप में आए। इस समय आर्य मुख्यतः पशुपालक थे और उनका जीवन ग्रामीण था। वे स्थायी नगरों में नहीं रहते थे, बल्कि गांवों और गोत्रों में संगठित थे। उनकी भाषा संस्कृत थी, जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई। इस काल में समाज सरल था और वर्ण व्यवस्था अभी प्रारंभिक अवस्था में थी। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्रों तक हो गया। इस काल में कृषि का महत्व बढ़ा और लोहे के प्रयोग से खेती अधिक उन्नत हुई। समाज अधिक जटिल हो गया और वर्ण व्यवस्था स्पष्ट रूप से स्थापित हो गई। राजसत्ता सुदृढ़ हुई और राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। धार्मिक जीवन में भी परिवर्तन आया, यज्ञ, कर्मकांड और पुरोहित वर्ग का महत्व बढ़ गया। इसी काल में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों की रचना हुई। इस प्रकार वैदिक काल ने भारतीय समाज, संस्कृति, धर्म और भाषा की नींव रखी, जिसका प्रभाव आगे के भारतीय इतिहास में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 बीसी को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। ऋग्वैदिक काल 1500-1000 ईसा पूर्व, जब ऋग्वेद की रचना हुई, और उत्तर वैदिक काल 1600 बीसी, जब अन्य वेदों यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें समाज और संस्कृति में महत्वपूर्ण बदलाव आए, जैसे वर्ण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण और नए देवताओं का उदय। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्सिमूलर ने उनका मूल निवास मध्य एशिया माना और आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई, जो ग्रामीण थी और संस्कृत भाषा बोलते थे। ये वैदिक काल के मुख्य तथ्यों को दर्शाती है, जिसमें ऋग्वैदिक काल की सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक पहलुओं का भी समावेश है। हालांकि विभिन्न विद्वानों के मत हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक का मत, लेकिन मैक्सिमूलर का मत प्रमुख है। आर्य शब्द किसी विशेष जाति या नस्ल का नहीं, बल्कि भाषा समूह का सूचक माना जाता है। इतिहासकारों और भाषाविदों के अनुसार आर्य उन लोगों को कहा गया जो इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की भाषाएं बोलते थे। वैदिक साहित्य में आर्य शब्द का प्रयोग श्रेष्ठ, सभ्य और सुसंस्कृत व्यक्ति के अर्थ में हुआ है। ऋग्वेद में आर्य शब्द सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को दर्शाता है, न कि शारीरिक बनावट या नस्ल को। आधुनिक शोध ये स्पष्ट करता है कि आर्य एक भाषाई सांस्कृतिक अवधारणा है, जिसने वैदिक सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्य शब्द का प्रयोग एक भाषा समूह, इंडो आर्यन, और एक सांस्कृतिक वैचारिक पहचान दोनों को इंगित करने के लिए किया जाता था, जिसका मूल अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता था, और यह उन लोगों के समूह को दर्शाता था जो वैदिक संस्कृति और भाषा को अपनाते थे, न कि किसी एक नस्ल को। हालांकि बाद में इसे गलत तरीके से नस्लीय अर्थ भी दिए गए। वैदिक काल में आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था सरल, व्यवस्थित तथा जनजीवन से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। ये व्यवस्था आरोही क्रम में विकसित हुई थी, अर्थात सबसे छोटी इकाई से लेकर सबसे बड़ी इकाई तक क्रमबद्ध रूप में शासन की संरचना बनाई गई थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाइयां कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र, इन 5 भागों में विभाजित थी। सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कुल थी। कुल एक परिवार या परिवारों के समूह को कहा जाता था, जिसका नेतृत्व कुलपति करता था। कुल सामाजिक और आर्थिक जीवन की आधारशिला था। कई कुलों के मिलने से ग्राम का निर्माण होता था। ग्राम आर्यों के जीवन का प्रमुख केंद्र था। ग्राम का प्रमुख अधिकारी ग्रामीणी कहलाता था, जो ग्राम की सुरक्षा, व्यवस्था और न्याय से संबंधित कार्यों को देखता था। कई ग्रामों को मिलाकर विश का गठन होता था। विश एक बड़ी प्रशासनिक इकाई थी, जिसका प्रधान विशप्ति कहलाता था। विशप्ति का कार्य अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखना, कर संग्रह करना तथा राजा को सैन्य सहायता प्रदान करना था। विश आर्थिक गतिविधियों का भी महत्वपूर्ण केंद्र था। कई विशों के समूह को जन कहा जाता था।
जन एक प्रकार से जनजातीय संगठन था जिसका शासक राजन कहलाता था। राजन का पद वंशानुगत होता था, किंतु वह निरंकुश नहीं था। उसे सभा और समिति जैसी संस्थाओं की सलाह लेनी पड़ती थी। इन सभी इकाइयों के सम्मिलन से राष्ट्र का निर्माण होता था, जो वैदिक काल की सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई थी। इस प्रकार आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था क्रमबद्ध, विकेंद्रित और सामाजिक सहभागिता पर आधारित थी, जो उनके संगठित एवं व्यवस्थित जीवन का परिचायक है। वैदिक काल के राज्याधिकारियों में पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे, और वशिष्ठ को रूढ़िवादी तथा विश्वामित्र को उदार पुरोहित माना जाता था। ये दोनों ऋग्वेद के काल के महत्वपूर्ण ऋषि थे, जिन्होंने राजा सुदास के लिए कार्य किया, और विश्वामित्र ने अपनी तपस्या से ब्रह्मर्षि का स्थान प्राप्त किया, जबकि वशिष्ठ राजाओं के कुलगुरु थे, जो ऋग्वैदिक समाज के धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन के केंद्र थे। ऋग्वैदिक काल में सूत सारथी, रथकार, रथ बनाने वाला, और कम्मादी कारीगर, लोहार जैसे प्रमुख अधिकारियों को रत्नी कहा जाता था, जो राजा के राज्याभिषेक के समय उपस्थित रहते थे, और इनकी संख्या राजा सहित लगभग 12 होती थी, जो वैदिक प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। पुरपति दुर्ग का रक्षक या दुर्गपति होता था, और स्पष्ट जनता की गतिविधियों पर नजर रखने वाला गुप्तचर होता था। ये दोनों ही प्राचीन भारत, विशेषकर वैदिक काल में, राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण अधिकारी थे, जो जासूसी और निगरानी का कार्य करते थे। वाजपति या व्रजपति वैदिक काल में गोचर भूमि, चारागाह भूमि का अधिकारी होता था, जो पशुधन के लिए महत्वपूर्ण थी, और उग्र जैसे अधिकारी अपराधियों को पकड़ने का काम करते थे, जबकि सभा और समिति राजा को सलाह देती थी। वाजपति चारागाह भूमि का प्रभारी, पशुधन की सुरक्षा और प्रबंधन करता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने और कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करता था। सभा संभ्रांत और श्रेष्ठ लोगों की एक परिषद थी, जो सलाह देती थी। समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा थी, जो राजा को परामर्श देती थी। वैदिक काल में गोचर भूमि, चारागाह भूमि का अधिकारी होता था, जबकि उग्र वह अधिकारी था जो उग्र अपराधियों को पकड़ने और कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता था, विशेषकर उत्तर वैदिक काल में। ये दोनों वैदिक काल के महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी थे, जो समाज और प्रशासन के विभिन्न पहलुओं को संभालते थे, जिसमें चारागाहों का प्रबंधन और अपराध नियंत्रण शामिल था। ऋग्वेद में किसी पृथक या औपचारिक न्यायाधिकारी जैसे आज के न्यायाधीश का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। ऋग्वैदिक काल में न्याय प्रणाली विकसित अवस्था में नहीं थी। उस समय समाज अपेक्षाकृत सरल और कबीलाई था, इसलिए अलग न्याय विभाग या न्यायाधीश की आवश्यकता नहीं थी। ऋग्वैदिक समाज में न्याय का कार्य मुख्यतः राजन, राजा, कुलपति और सभा एवं समिति जैसी संस्थाओं द्वारा किया जाता था। राजा को धर्म, परंपरा और रीति रिवाजों के अनुसार न्याय करने वाला माना जाता था। ऋग्वेद में रीत आरटीए की अवधारणा मिलती है, जो सत्य और नैतिक व्यवस्था का प्रतीक थी। इसी के आधार पर न्याय किया जाता था। इस प्रकार यह कहना सही है कि ऋग्वेद में किसी विशेष न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है, लेकिन न्याय की व्यवस्था का पूर्ण अभाव भी नहीं था। वैदिक काल में राजा का प्रशासन संपूर्णतः व्यक्तिगत शक्ति पर आधारित नहीं था, बल्कि वह कई संस्थाओं और सलाहकार निकायों के सहयोग से संचालित होता था। ऐसे ही प्रमुख निकाय थे सभा और समिति, जो राजा को नीति, न्याय और प्रशासनिक मामलों में मार्गदर्शन प्रदान करती थी। ये संस्थाएं वैदिक समाज की संगठित राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक सहभागिता का परिचायक है। सभा वैदिक समाज में एक श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी। इसमें कुलपति, ज्ञानी पुरुष, प्रमुख योद्धा और समाज के उच्च वर्गीय सदस्य सम्मिलित होते थे। सभा में राजा के प्रशासनिक निर्णयों, धार्मिक अनुष्ठानों और युद्ध की रणनीतियों पर चर्चा होती थी। ये संस्था नीति और धर्म के मार्गदर्शन का केंद्र मानी जाती थी और समाज के उच्च वर्ग के लोगों के अनुभव और ज्ञान को प्रशासन में शामिल करती थी। इसके विपरीत समिति मुख्यतः सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। ये संस्था समाज के मध्य और निम्न वर्गों की समस्याओं और आवश्यकताओं को राजा के समक्ष प्रस्तुत करती थी। समिति के माध्यम से कृषि, व्यापार, सामाजिक जीवन और न्याय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती थी। सभा और समिति दोनों के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। ईशान का कार्य चर्चा और निर्णय प्रक्रिया का संचालन करना, सदस्यों के विचारों का समन्वय करना और राजा को उचित सलाह उपलब्ध कराना था। वैदिक समाज में स्त्रियों की भागीदारी भी महत्व रखती थी। वे सभा और समिति में उपस्थित हो सकती थी और विचार विमर्श में हिस्सा ले सकती थी।
ये दर्शाता है कि वैदिक समाज में महिलाओं को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सहभागी माना जाता था। इस प्रकार सभा और समिति वैदिक प्रशासन की सलाहकार और सहभागिता आधारित संस्थाएं थीं, जिनके माध्यम से राजा अपने निर्णयों में न्याय, धर्म और सामाजिक हित का ध्यान रख सकता था। ये संस्थाएं वैदिक काल की राजनीतिक समझ और सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण प्रमाण है। वैदिक काल में सभा श्रेष्ठ बुजुर्गों की संस्था और समिति आम जनता की संस्था राजा को सलाह देती थी, जहां सभा कुलीनों की परिषद थी और समिति जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। हालांकि समिति के अध्यक्ष को समितिपति या समितिपति कहा जाता था। प्रारंभिक वैदिक काल में स्त्रियां सभा और समिति जैसी सभाओं में भाग लेती थीं, अपनी राय रखती थीं और उन्हें सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते उनका यह अधिकार कम हो गया और वे इन सभाओं से वंचित कर दी गईं, जहां कुलीन वर्ग का प्रभुत्व बढ़ने लगा। वैदिक काल में युद्ध का संगठन और नेतृत्व भी व्यवस्थित रूप से किया जाता था। प्रत्येक कबीले या जनजाति में राजा ही युद्ध का प्रमुख और नेता होता था। राजा का कार्य केवल युद्ध में नेतृत्व करना ही नहीं था, बल्कि वह रणनीति, सेनाओं का संयोजन और नैतिक प्रेरणा भी प्रदान करता था। युद्ध के लिए वैदिक साहित्य में विशेष शब्द गविष्टि का प्रयोग मिलता है। गविष्टि शब्द का शाब्दिक अर्थ है गायों की खोज। प्रारंभ में ये शब्द मुख्यतः उन संघर्षों के लिए प्रयोग किया गया था जिनमें गायों और अन्य पशुओं की संपत्ति को प्राप्त करने या उनकी रक्षा करने के लिए युद्ध किया जाता था। वैदिक समाज में गाय आर्थिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी, इसलिए इसे प्राप्त करने के लिए लड़ाइयों को गविष्टि कहा गया। गविष्टि केवल संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि कभी कभी सामाजिक प्रतिष्ठा, भूमि के अधिकार और जनजातियों के बीच नियंत्रण के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में राजा के नेतृत्व के अलावा कुलपति और योद्धा भी अपनी जिम्मेदारी निभाते थे। युद्ध की योजना और रणनीति राजा और वरिष्ठ योद्धाओं द्वारा बनाई जाती थी और युवा योद्धाओं को प्रशिक्षण और निर्देशन दिया जाता था। इस प्रकार वैदिक काल में युद्ध न केवल सैन्य संघर्ष था, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारणों से जुड़ा हुआ एक संगठनात्मक और सांस्कृतिक पहलू भी था। गविष्टि शब्द इस विशेष युद्ध प्रकार और उसकी पृष्ठभूमि को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। वैदिक काल में युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में विशेष रूप से मिलता है। दशराग्य युद्ध इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जिसका विवरण ऋग्वेद के 7वें मंडल में संकलित है। ये युद्ध परुशनी आज की रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। इस युद्ध में मुख्य पक्ष थे सुदास और 10 जन। 10 जन एक संघ या विरोधी कबीले का प्रतिनिधित्व करते थे, जिनके खिलाफ सुदास ने युद्ध किया। सुदास उस समय वैदिक समाज के प्रमुख और राजा के रूप में अपनी शक्ति और नेतृत्व का परिचय देते हैं। युद्ध का उद्देश्य केवल क्षेत्र या संपत्ति नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना भी था। ऋग्वेद में इस युद्ध का विवरण न केवल युद्धकला और रणनीति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह वैदिक राजतंत्र, कबीलाई संगठन और राजा की नेतृत्व क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। इस युद्ध में सुदास की विजय के बाद उसकी प्रतिष्ठा और शक्ति में वृद्धि हुई, जिससे उसका कबीला और अधिक मजबूत हुआ। दशराग्य युद्ध ये स्पष्ट करता है कि वैदिक काल में युद्ध केवल सैन्य संघर्ष नहीं, बल्कि राजनीतिक और धार्मिक महत्व का भी विषय था। ये घटना सुदास के नेतृत्व, सामूहिक संगठन और युद्ध के लिए धार्मिक अनुष्ठानों की भूमिका को दर्शाती है। इस प्रकार यह युद्ध वैदिक इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वैदिक समाज में सामाजिक व्यवस्था का प्रारंभिक रूप चतुर्वर्ण व्यवस्था के रूप में विकसित हुआ। ये व्यवस्था मुख्यतः व्यवसाय और कर्तव्य आधारित थी, न कि जन्म या नस्ल पर आधारित। वैदिक काल में 4 प्रमुख वर्ण माने जाते थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका उल्लेख मिलता है। इस सूक्त के अनुसार 4 वर्णों का उद्गम परम पुरुष, सृष्टि के आदि पुरुष के शरीर के विभिन्न अंगों से हुआ। ब्राह्मण मुख से उत्पन्न, जो ज्ञान, पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों के कार्यों में निष्णात होते थे। क्षत्रिय भुजाओं से उत्पन्न, जो राज्य और युद्ध के कार्यों में प्रभुत्व रखते थे। वैश्य जांघों से उत्पन्न, जो कृषि, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों का संचालन करते थे। शूद्र पैरों से उत्पन्न, जो सेवा और श्रम से संबंधित कार्य करते थे। ये वर्ण व्यवस्था समाज के कार्य विभाजन और सामूहिक जीवन को सुव्यवस्थित बनाने का साधन थी। प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य, धर्म और व्यवसाय अर्थ स्पष्ट थे, जिससे समाज में सामाजिक संतुलन और अनुशासन बना रहता था। वैदिक काल में यह व्यवस्था लचीली और व्यवहारिक थी।
कालांतर में इसका रूप अधिक कठोर हो गया, लेकिन प्रारंभिक वैदिक समाज में यह मुख्य रूप से कर्तव्य आधारित सामाजिक संगठन के रूप में कार्य करता था। इस प्रकार ऋग्वेद का पुरुष सूक्त चतुर्वर्ण प्रणाली का प्रारंभिक और धार्मिक संदर्भ प्रस्तुत करता है, जो वैदिक समाज के संगठन और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को समझने में मदद करता है। आर्यों का समाज पितृप्रधान था और समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसके मुखिया पिता होते थे, जिन्हें कुलपति या गृहपति कहा जाता था, और परिवार का नियंत्रण पिता के हाथों में होता था, जो समाज की मूल इकाई थी और वंश परंपरा को आगे बढ़ाता था। पितृसत्तात्मक समाज आर्य समाज में पिता का प्रभुत्व था और वह परिवार का मुखिया होता था, जिसके पास असीमित अधिकार होते थे, लेकिन यह अपवाद स्वरूप था और पुत्र प्राप्ति की कामना की जाती थी। परिवार कुल की सबसे छोटी और मूल इकाई थी, जो कई परिवारों ग्रह से मिलकर गांव बनता था। कुलप गृहपति परिवार के मुखिया को कुलप या गृहपति कहा जाता था, जो घर और परिवार का प्रबंधन करता था। महिलाएं प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं को सम्मान प्राप्त था, वे शिक्षा प्राप्त कर सकती थी और यज्ञ में भाग लेती थी, हालांकि समाज पितृसत्तात्मक था। वंश और परंपरा परिवार का मुखिया कुलप होता था और परिवार की पहचान कुल से जुड़ी होती थी, जिसमें पुत्रों के जन्म को महत्व दिया जाता था। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति और उनके अधिकार सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे। इस काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में सक्रिय भाग लेती थीं, जो उनके धार्मिक और सामाजिक जीवन में सहभागिता को दर्शाता है। यज्ञ वैदिक समाज का मुख्य धार्मिक अनुष्ठान था और इसमें स्त्रियों की उपस्थिति यह स्पष्ट करती है कि उन्हें सामाजिक और धार्मिक निर्णयों में सम्मान और अधिकार प्राप्त था। वैदिक समाज में बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। इसका अर्थ है कि विवाह के समय सामाजिक और मानसिक परिपक्वता को महत्व दिया जाता था और स्त्रियों को सार्वजनिक जीवन में भाग लेने की स्वतंत्रता थी। उन्हें केवल गृहिणी तक सीमित नहीं रखा गया था। साथ ही विधवा स्त्रियों को पुनर्विवाह का अधिकार प्राप्त था। यदि पति की मृत्यु हो जाती थी तो वह अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। इसे लेपता विवाह या नीच विवाह की परंपरा के रूप में देखा जा सकता है, जो समाज में स्त्रियों की सुरक्षा और परिवार की निरंतरता को सुनिश्चित करता था। इस प्रकार वैदिक काल में स्त्रियों का सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक जीवन में सशक्त और सम्मानजनक स्थान था। उनका विवाह, यज्ञ में सहभागिता और विधवा पुनर्विवाह के अधिकार इस बात का प्रमाण है कि उस समय स्त्रियों को सम्मान और स्वतंत्रता दोनों प्राप्त थे। ऋग्वैदिक काल ऋग्वैदिक पीरियड में स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं और समाज में उनका स्थान सम्मानित था, जैसा कि लोपामुद्रा, घोष, सिक्ता, सिकाटा, अपाला, आपला, विश्ववारा, विश्ववर और विश्वास जैसी विदुषी ऋषिकाओं के उल्लेख से स्पष्ट है, जिन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों की रचना की और उच्च शिक्षा प्राप्त की। इन महिलाओं को ब्रह्मवादिनी कहा जाता था और वे शिक्षा, ज्ञान तथा आध्यात्मिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेती थीं, साथ ही इन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार भी प्राप्त था। गागी वाचकनवी ने वैदिक काल के महान ऋषि याज्ञवल्क्य को राजा जनक के दरबार में हुए एक महत्वपूर्ण शास्त्रार्थ दार्शनिक बहस में चुनौती दी थी, जिसमें उन्होंने ब्रह्म परम सत्य के स्वरूप और प्रकृति के बारे में गहरे प्रश्न पूछे, जिससे याज्ञवल्क्य भी प्रभावित हुए और अंततः उन्होंने गागी के ज्ञान को स्वीकार किया। ये घटना भारतीय दर्शन और नारी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर मानी जाती है, जो स्त्री ज्ञान और तर्कशक्ति का प्रमाण है। वैदिक काल वैदिक पीरियड में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था और यह शब्द वैदिक साहित्य में ऐसी स्त्रियों के लिए प्रयोग किया जाता था जो विवाह के बंधन में नहीं बंधती थी, भले ही उस काल में विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता था। वैदिक काल और उसके बाद भी में जो अध्यापक जीविका चलाने के लिए वेद और वेदांग पढ़ाते थे, उन्हें उपाध्याय कहा जाता था, जबकि आचार्य वह थे जो बिना फीस के केवल दक्षिणा लेकर पढ़ाते थे और एक उच्च पदवी रखते थे, जबकि उपाध्याय धन के लिए पढ़ाते थे। वैदिक और उपवैदिक काल में भारतीय दर्शन का विकास महत्वपूर्ण चरणों से हुआ। इस काल में विभिन्न दार्शनिक संप्रदायों ने मानव जीवन, समाज, प्रकृति और ब्रह्मांड की व्याख्या की। प्रत्येक दर्शन का स्वतंत्र प्रवर्तक था, जिसने अपने मत और तर्क शास्त्र के माध्यम से समाज और ज्ञान के क्षेत्र में योगदान दिया। चार्वाक दर्शन भौतिकतावाद और नास्तिकता का प्रतिनिधित्व करता है। इसका प्रवर्तक चार्वाक था। इस दर्शन के अनुसार केवल इंद्रिय अनुभव और भौतिक संसार ही वास्तविक है। चार्वाक मत में आत्मा, परलोक और धर्म आदि की मान्यता नहीं मानी जाती, बल्कि सुख और भौतिक लाभ को जीवन का मुख्य उद्देश्य माना गया। पूर्व मीमांसा का प्रवर्तक जैमिनी था।
ये दर्शन मुख्यतः वैदिक अनुष्ठानों और कर्मकांडों के महत्व पर आधारित था। पूर्व मीमांसा का लक्ष्य जीवन में धर्म और कर्म का पालन सुनिश्चित करना और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्म सिद्धांत का अध्ययन करना है। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। ये दर्शन आत्मा, मन और शरीर के संयोजन के माध्यम से मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति पर केंद्रित है। पतंजलि ने योग सूत्रों के माध्यम से जीवन को नियंत्रित करने और मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग स्पष्ट किया। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण है। ये दर्शन ब्रह्म और आत्मा के सर्वोच्च सत्य की व्याख्या करता है और ज्ञान मार्ग से मुक्ति प्राप्ति पर बल देता है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल थे। ये दर्शन प्रकृति और पुरुष के द्वैत का विवेचन करता है और मोक्ष के लिए ज्ञान को आवश्यक मानता है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद हैं। ये दर्शन भौतिक जगत की और तत्वों के आधार पर ज्ञान प्राप्ति पर केंद्रित है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है। ये दर्शन तर्क, प्रमाण और न्याय के माध्यम से सत्य की खोज पर आधारित है। इन दार्शनिक प्रवर्तकों और उनके संप्रदायों ने भारतीय समाज, विज्ञान और आध्यात्मिकता में गहन प्रभाव डाला, जो आज भी दर्शन शास्त्र के अध्ययन का आधार है। भारतीय दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक हैं चारवाक कपिल, सांख्य, पतंजलि, योग, गौतम, न्याय, कणाद, वैशेषिक, जैमिनी, पूर्व मीमांसा और बादरायण, उत्तर मीमांसा, वेदांत, जोशर दर्शन, आस्तिक दर्शन और चारवाक नास्तिक के रूप में जाने जाते हैं, जो वेदों को प्रमाण मानते हैं या नहीं, इस आधार पर विभाजित है। उत्तर वैदिक काल में राजाओं का प्रशासन और साम्राज्य व्यवस्था दिशाओं के अनुसार व्यवस्थित थी। इस काल में राजा केवल शासन नहीं करते थे, बल्कि वे अपने क्षेत्र की सुरक्षा, प्रशासन और धर्म के पालन में भी प्रमुख भूमिका निभाते थे। राजाओं का वर्गीकरण दिशाओं के आधार पर किया गया था, जिससे साम्राज्य के संगठन और प्रशासन में स्पष्टता आती थी। पूर्व दिशा का राजा प्राची कहलाता था, जिसे वैदिक साहित्य में ना शब्द से भी संबोधित किया गया है। पश्चिम दिशा का राजा प्रतीची था, जिसे सम्राट कहा जाता था। उत्तर दिशा का प्रमुख राजा उदीची या विराट था। मध्य दिशा के राजा को चर कहा जाता था, जबकि दक्षिण दिशा का राजा भोज के नाम से प्रसिद्ध था। इस व्यवस्था से स्पष्ट होता है कि उत्तर वैदिक काल में शासन और प्रशासन का संगठन सांस्कृतिक, धार्मिक और भौगोलिक दृष्टि से व्यवस्थित था। प्रत्येक राजा अपने क्षेत्र में न केवल प्रशासनिक निर्णय लेता था, बल्कि सामरिक और धार्मिक कर्तव्यों का पालन भी करता था। इस प्रकार दिशाओं के अनुसार राजाओं का वर्गीकरण न केवल प्रशासनिक प्रणाली का हिस्सा था, बल्कि यह वैदिक समाज में साम्राज्य की सुरक्षा, शासन और सामाजिक सांस्कृतिक संगठन को भी दर्शाता है। ये संगठन उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक समझ और साम्राज्य विस्तार की नींव का प्रमाण है। हिंदू धर्म और वैदिक साहित्य में ज्ञान और धर्म के विभिन्न स्रोत अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनमें उपनिषद, महापुराण और वेदांग प्रमुख हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषद वेदों के अंतर्गत निहित दार्शनिक ग्रंथ हैं, जो ब्रह्मज्ञान, आत्मा, प्रकृति और मोक्ष के विषय में गहन विचार प्रस्तुत करते हैं। ये ग्रंथ मानव जीवन के आध्यात्मिक और नैतिक मूल्य को समझने का मार्ग प्रदान करते हैं। उपनिषदों में ज्ञान के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है, जैसे ब्रह्म, आत्मा, योग और ध्यान। महापुराणों की संख्या 18 है। महापुराण प्राचीन कथाओं, देवताओं, योग, धर्म, रीति रिवाज और सामाजिक नियमों का संग्रह है। ये ग्रंथ धार्मिक अनुष्ठानों और समाज के नैतिक जीवन को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें विष्णु, शिव, देवी आदि देवताओं की महिमा और उनके भक्तों के जीवन से जुड़ी कथाएं वर्णित हैं। वेदांगों की संख्या 6 है। वेदांग वेदों के अध्ययन, उच्चारण और सही प्रयोग के लिए आवश्यक सहायक शास्त्र हैं। ये हैं शिक्षा, उच्चारण, व्याकरण, भाषा शुद्धि, छंद, काव्यमाप, निरुक्त, शब्दार्थ, ज्योतिष, खगोल और समय गणना और काल्प, यज्ञ विधि। इस प्रकार उपनिषद, महापुराण और वेदांग मिलकर वैदिक और हिंदू ज्ञान, धर्म और संस्कृतियों का अमूल्य भंडार है। ये न केवल धार्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं, बल्कि समाज, संस्कृति और मानव जीवन के मूल्य को भी स्पष्ट करते हैं। वैदिक काल में आर्यों का जीवन और संस्कृति उनकी आहार व्यवस्था और वस्त्रों से स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस काल में उनका मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। सोमरस एक वनस्पति से निर्मित पेय था, जिसे धार्मिक अनुष्ठानों और उत्सवों में विशेष महत्व प्राप्त था। इसे विशेष प्रकार के यज्ञों और ऋतुओं में पिया जाता था और इसे आध्यात्मिक तथा सामाजिक प्रतीक के रूप में भी देखा जाता था। आर्यों के वस्त्र परिधान भी समाज और धर्म के अनुरूप व्यवस्थित थे। वे मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। वास्ट, शरीर के निचले हिस्से को ढकने के लिए।
अधिवास शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने के लिए। उष्णीष सिर और कंधों को ढकने के लिए विशेष वस्त्र। इनके अलावा अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। नीवी आमतौर पर हल्के और आरामदायक होते थे, जो शरीर को छिपाने और स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल थे। इस प्रकार वैदिक आर्यों का आहार और वस्त्र न केवल उनके दैनिक जीवन का हिस्सा थे, बल्कि यह उनके धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को भी दर्शाते थे। सोमरस और विशिष्ट वस्त्रों का प्रयोग उनके जीवन और यज्ञों में आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व का प्रतीक था। आर्यों का मुख्य पेय सोमरस था, जो एक वनस्पति से बनता था और जिसे वे देवताओं को अर्पित करते थे। साथ ही वे मुख्य रूप से वास, अधिवास और उष्णीष जैसे 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे, और अंदर पहनने वाले वस्त्र को नीवी कहा जाता था, जो वैदिक काल की जीवनशैली के महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाता है। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं द्यूत क्रीड़ा, पासे का खेल थे, और उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन, विशेषकर गायों का पालन तथा कृषि था, जिसमें पशुपालन अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि उनकी संपत्ति का आकलन पशुओं से होता था। महर्षि कर्णाद को भारतीय परमाणुवाद एटमिज्म का जनक कहा जाता है, जिन्होंने लगभग 2600 साल पहले वैशेषिक दर्शन के माध्यम से यह सिद्धांत दिया कि हर पदार्थ अविभाज्य कणों, जिन्हें परमाणु या अणु कहते हैं, से बना है, जो कि आधुनिक विज्ञान के परमाणु सिद्धांत से सदियों पहले का विचार था। वेदों में गाय को अघन्या, जिसे मारा न जा सके, कहा गया है, और गाय की हत्या या उसे घायल करने पर कठोर दंड, यहाँ तक कि मृत्युदंड या देश निकाला का विधान है, क्योंकि गाय को विश्व की माता और सभी ऐश्वर्यों का स्रोत माना गया है, और इसकी रक्षा करना परम धर्म है, जैसा कि ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद में उल्लेख है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा, अश्व था, और इंद्र उनके सर्वाधिक प्रिय देवता थे, विशेषकर ऋग्वैदिक काल में, जहां इंद्र को वर्षा और युद्ध का देवता माना जाता था और उन्हें पुरंदर, किले तोड़ने वाला कहा जाता था। हालांकि गाय गोवंश भी उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और पूजनीय पशु थी। ऋग्वैदिक आर्यों ने लोहे को श्याम अयस, काली धातु, और तांबे को लोहित अयस, लाल धातु कहा, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ऋग्वैदिक काल में वे लोहे से परिचित नहीं थे, बल्कि तांबे और कांसे का उपयोग करते थे। लोहे का ज्ञान बाद के वैदिक काल में हुआ, क्योंकि नवीनतम पुरातात्विक साक्ष्य जैसे तमिलनाडु के शिवकलाई में 3345 ईसा पूर्व के प्रमाण बताते हैं कि भारत में लोहे का उपयोग 8वीं सदी ईसा पूर्व से कई सदियों पहले, संभवतः 3वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व या उससे भी पहले शुरू हो गया था। हालांकि पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व में लोहे का व्यापक उपयोग और विकास हुआ, खासकर गंगा घाटी में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के साथ, और बाद में दक्षिण भारत में। सबसे प्राचीन प्रमाण तमिलनाडु के शिवकलाई जैसे स्थलों से 3345 ईसा पूर्व, लगभग 5300 साल पहले तक के लौह संबंधित साक्ष्य मिले हैं, जो इसे विश्व के सबसे प्राचीन लौह उत्पादन के प्रमाणों में से एक बनाते हैं। मध्य गंगा का मैदान, राजा नल का टीला और मल्हार जैसे स्थानों पर 1800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य के लौह औजार और धातुमल मिले हैं, जो दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत से ही लोहे के उपयोग का संकेत देते हैं। उत्तर भारत 8वीं सदी ईसा पूर्व, चित्रित धूसर मृदभांड PGW संस्कृति, लगभग 1100-350 ईसा पूर्व के साथ लोहे का व्यापक उपयोग शुरू हुआ, जो 8वीं-7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास शहरीकरण के दूसरे चरण से जुड़ा है, लेकिन ये लोहे के ज्ञान की शुरुआत नहीं, बल्कि उसके प्रसार और विकास का समय था। दक्षिणी भारत में भी 12वीं-11वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लोहे का प्रचलन शुरू हो गया था, और 300 BC तक उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात का निर्माण होने लगा था। वैदिक काल में व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाले व्यक्तियों को पनीपानीज कहा जाता था, जो अक्सर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते थे और धन कमाने के लिए यात्रा करते थे। हालांकि ऋग्वेद में उनका वर्णन कभी कभी कंजूसों और यज्ञ न करने वालों के रूप में भी मिलता है। व्यापारी समुदाय पनी मूल रूप से व्यापारियों का एक समुदाय थे जो दूर देशों की यात्रा करते थे। धनार्जन का लक्ष्य, उनका मुख्य उद्देश्य धन कमाना और आर्थिक लाभ प्राप्त करना था, जिसके लिए वे व्यापार या सूदखोरी, ब्याज पर पैसा देना करते थे। आर्थिक संस्थाएं वे श्रेणी या नैगम जैसे व्यावसायिक समूहों के समान थे, जिनका उद्देश्य अपने सदस्यों का आर्थिक उत्थान करना था। साहित्यिक उल्लेख, ऋग्वेद में उनका उल्लेख मिलता है, जहां वे कभी कभी धनवान लेकिन यज्ञ न करने वाले और पुरोहितों को दक्षिणा न देने वाले वर्ग के रूप में वर्णित हैं, जिससे उन्हें वैदिक आर्यों से घृणा मिलती थी। अर्थ, पनी शब्द का अर्थ सौदागर या कंजूस भी होता है, और यह शब्द पन मुद्रा से जुड़ा है।
लेन देन में वस्तु विनिमय बार्टर सिस्टम की प्रणाली प्राचीन काल में बहुत प्रचलित थी, जिसमें पैसे मुद्रा के बजाय सीधे वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता था, जैसे गेहूं के बदले कपड़ा लेना या अपनी सेवा के बदले अनाज प्राप्त करना। यह प्रणाली मुद्रा के आने से पहले की सबसे पुरानी आर्थिक व्यवस्था थी और आज भी कुछ खास परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल होता है। उत्तर वैदिक काल लगभग 1000-600 पूर्व वैदिक सभ्यता का वह काल है जिसमें आर्यों का जीवन, धर्म, सामाजिक संरचना और प्रशासनिक प्रणाली विकसित हुई। ये काल ऋग्वैदिक काल के बाद आता है और इसमें समाज की विविध गतिविधियों, धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक विकास का स्पष्ट स्वरूप देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक काल में वैदिक ज्ञान का विस्तार हुआ और विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक संस्थाओं का निर्माण हुआ। सामाजिक और आर्थिक जीवन। उत्तर वैदिक समाज में आर्थिक गतिविधियों में ऋण और व्यापार का विशेष स्थान था। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेकनॉट सूदखोर कहा जाता था। यह दिखाता है कि उस समय समाज में आर्थिक लेन देन और उधारी का प्रचलन था। कृषि और पशुपालन आर्यों के मुख्य व्यवसाय थे और व्यापार धीरे धीरे विकसित होने लगा। धार्मिक जीवन और यज्ञ। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ का महत्वपूर्ण स्थान था। मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। अग्नि यज्ञों में प्रमुख भूमिका निभाता था और उसे देवताओं के संदेशवाहक के रूप में माना जाता था। उत्तर वैदिक यज्ञों में राजसूय यज्ञ का विशेष महत्व था, जो राजा के राज्याभिषेक के समय संपन्न किया जाता था। इस काल में देवताओं के स्थान और महत्व में परिवर्तन आया। ऋग्वेद में प्रमुख देवता इंद्र थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए। इसी काल में विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास हुआ, जो धार्मिक प्रतीकों और आस्था में विशेष महत्व रखती थी। नदियों का महत्व। ऋग्वेद में नदियों का धार्मिक और सामाजिक महत्व स्पष्ट रूप से देखा जाता है। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है। इसके अतिरिक्त गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है, जबकि सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ। नदियां धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का केंद्र थीं। वर्ण व्यवस्था और सामाजिक संगठन। उत्तर वैदिक काल में समाज में वर्ण व्यवस्था और उसके नियमों का विकास हुआ। प्रारंभ में वर्णों का निर्धारण व्यवसाय और कर्तव्यों के आधार पर किया जाता था, जैसे ब्राह्मण ज्ञान और धार्मिक कर्तव्यों के लिए, क्षत्रिय युद्ध और प्रशासन के लिए, वैश्य व्यापार और कृषि के लिए तथा शूद्र सेवा और श्रम के लिए। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। इस परिवर्तन से समाज में जातिगत पहचान और सामाजिक संरचना स्थायी होने लगी। वर्णों के अनुसार प्रशासनिक और सामाजिक जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से निर्धारित थीं। ब्राह्मणों का मुख्य कार्य यज्ञ और धार्मिक शिक्षा का संचालन था। क्षत्रियों का कार्य शासन, रक्षा और न्याय था। वैश्य वर्ग कृषि और व्यापार में सक्रिय था, जबकि शूद्र सेवा कार्यों में लगे रहते थे। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था समाज की कार्यशीलता और संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। राज्य और शासन। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद महत्वपूर्ण था। राजा केवल प्रशासनिक अधिकारी नहीं था, बल्कि वह समाज का नेता, धार्मिक संरक्षक और न्याय प्रदाता भी था। राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का आयोजन होता था, जो उसकी सत्ता, सामर्थ्य और धार्मिक अधिकार की पुष्टि करता था। इसके अतिरिक्त राजा युद्ध में भी प्रमुख भूमिका निभाता था। युद्ध के आयोजन और रणभूमि में रणनीति का निर्धारण राजा ही करता था। सांस्कृतिक और धार्मिक विकास। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में परिवर्तन देखने को मिलता है। स्त्रियों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ। स्त्रियां धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों में भाग ले सकती थीं। वहीं बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवाओं को अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह करने की अनुमति थी। सोमरस आर्यों का मुख्य पेय था, जो वनस्पति से तैयार किया जाता था और धार्मिक अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण स्थान रखता था। आर्यों के वस्त्रों में वास, अधिवास और उष्णीष प्रमुख थे और अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। निष्कर्ष। उत्तर वैदिक काल वैदिक समाज का वह महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें धार्मिक, सामाजिक और प्रशासनिक विकास हुआ। इस काल में वर्ण व्यवस्था, राजा की भूमिका, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक नियम और आर्थिक गतिविधियां स्पष्ट रूप से विकसित हुई। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियां, देवताओं की पूजा और सामाजिक संगठन इस काल के जीवन, संस्कृति और धर्म का महत्वपूर्ण आधार है।
उत्तर वैदिक काल ने भारतीय समाज की सांस्कृतिक, धार्मिक और प्रशासनिक नींव को मजबूत किया, जो बाद के ऐतिहासिक कालों में भी प्रभावशाली रही। ऐतिहासिक या धार्मिक संदर्भों में इनका उपयोग किया जाता है, जहां ऋण पर अत्यधिक ब्याज लेने वाले को सूदखोर यूजरा कहते थे और मनुष्य व देवताओं के बीच संदेशवाहक के रूप में अग्निदेव की पूजा की जाती थी, जो यज्ञों द्वारा उन्हें प्रसन्न करते थे। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदीत्मा माना गया है। सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है और गंगा का एक बार 10.75.5 तथा यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है, जो प्रारंभिक वैदिक काल में गंगा के कम महत्वपूर्ण होने और सरस्वती व सिंधु के प्रमुख होने को दर्शाता है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का महत्व कम हुआ और प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए, जो सृष्टिकर्ता के रूप में पूजे जाने लगे। साथ ही विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास भी इसी काल में हुआ, जब विष्णु को संरक्षक प्रिजर्वर के रूप में महत्व मिला। इस दौरान समाज और दर्शन में बदलाव के कारण देवताओं की भूमिकाएं भी बदली, जिससे प्रजापति और विष्णु जैसे देवताओं का उदय हुआ। उत्तर वैदिक काल लेटर वैदिक पीरियड में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था, जो राजा को सर्वोच्च शक्ति और संप्रभुता प्रदान करता था और यह राजा के सिंहासन पर अधिकार की पुष्टि करता था। इस यज्ञ के दौरान राजा राजकीय वस्त्रों में सुसज्जित होकर पुरोहित से धनुष बाण लेता था और यह एक प्रकार से सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य से किया जाता था। उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 बीसी में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित न रहकर जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी थी, जिससे समाज अधिक स्तरीकृत और कठोर हो गया, जो बाद की जाति व्यवस्था का आधार बना, जबकि ऋग्वैदिक काल में ये कर्म और योग्यता पर आधारित थी और अधिक लचीली थी। ऋग्वैदिक काल लगभग 1500-1000 ईसा पूर्व भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास का वह समय है जिसमें देवताओं की पूजा और यज्ञ परंपराओं का व्यापक विकास हुआ। इस काल में आर्यों ने अपने सामाजिक, प्राकृतिक और आध्यात्मिक अनुभवों के आधार पर विभिन्न देवताओं की कल्पना की। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रमुख देवता समाज, प्रकृति और जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक थे। इंद्र युद्ध का नेता और वर्षा का देवता था। वह सेना और युद्ध में विजय दिलाने वाला प्रमुख देवता माना जाता था। इंद्र की पूजा विशेष रूप से सामरिक उद्देश्यों और वर्षा हेतु की जाती थी। अग्नि देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ के रूप में पूजे जाते थे। यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों में अग्नि का विशेष स्थान था, क्योंकि ये देवताओं और मनुष्यों के बीच संदेशवाहक के रूप में कार्य करता था। वरुण को पृथ्वी और सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता और विश्व के नियामक व शासक माना जाता था। वह सत्य का प्रतीक थे और ऋतु परिवर्तन व दिन रात का संचालन उनके अधीन माना जाता था। सोम आकाश का देवता और वनस्पति देवता था। सोमरस के सेवन के साथ ही उसकी पूजा की जाती थी। सोम देवता जीवन, ऊर्जा और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक थे। उषा प्रगति और उत्थान की देवी थी। वह दिन की शुरुआत और नई ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती थी। आश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता थे। उनका संबंध स्वास्थ्य, चिकित्सा और जीवन रक्षा से था। पूषण पशुओं का देवता था और उनका मुख्य कर्तव्य पशुपालन और कृषि के लिए शुभ संकेत प्रदान करना था। विष्णु विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता देवता थे। उनका 3 पगों वाला प्रतीकात्मक रूप ऋग्वैदिक यज्ञों में देखा जाता है। मरुत आंधी तूफान के देवता थे। उनकी पूजा प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध के समय की जाती थी। ऋग्वैदिक देवता न केवल प्राकृतिक शक्तियों और जीवन के विविध पहलुओं के प्रतीक थे, बल्कि उन्होंने समाज और धर्म में नैतिकता, न्याय और सामूहिक जीवन के सिद्धांत स्थापित किए। इन देवताओं के माध्यम से आर्यों ने प्राकृतिक घटनाओं, युद्ध, कृषि और धार्मिक अनुष्ठानों को समझने का प्रयास किया। इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, उषा, आश्विन, पूषण, विष्णु और मरुत जैसे देवता आर्यों की आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सोच के केंद्र थे। ये देवता जीवन और प्रकृति के विभिन्न पहलुओं से जुड़े हुए थे। उनका उद्देश्य केवल पूजन या भक्ति नहीं था, बल्कि समाज में अनुशासन, न्याय, सुरक्षा और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना भी था। ऋग्वैदिक काल में इन देवताओं की उपासना और यज्ञों का आयोजन सामाजिक जीवन का अभिन्न हिस्सा था। यज्ञ और अनुष्ठान इन देवताओं की कृपा प्राप्त करने, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा पाने और सामाजिक समरसता बनाए रखने का साधन थे। इस प्रकार ऋग्वैदिक देवता प्राकृतिक और आध्यात्मिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हुए समाज के हर क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इनके माध्यम से आर्यों ने धार्मिक आस्था, नैतिक शिक्षा और सामाजिक अनुशासन को विकसित किया, जो आगे चलकर भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का आधार बना।
ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवताओं में इंद्र, वर्षा, युद्ध, अग्नि, मध्यस्थ वरुण, ब्रह्मांडीय व्यवस्था, सत्य, सोम, वनस्पति, उषा, प्रगति, पूषण, पशु, विष्णु, संरक्षक और मरुत, तूफान शामिल थे, जो प्राकृतिक शक्तियों के मानवीकरण थे और जिनकी स्तुति ऋग्वेद के सूक्तों में की गई है, जहां इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे और उन्हें वृत्रहंता भी कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल लेटर वैदिक पीरियड में हल प्लाव को सिरा, सायरा और हल द्वारा बनाई गई रेखा फरो को सीता कहा जाता था, जो कृषि के विकास और महत्व को दर्शाता है, जहां ऋग्वेद के लांगल या सीट शब्दों के साथ साथ अधिक विस्तृत कृषि शब्दावली का प्रयोग होने लगा था, जैसे बैलों से हल चलाने और सिंचाई के लिए नहरों, कुल्य के उपयोग का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में निष्क मुख्यतः सोने की इकाई और शतमान सोने या चांदी की इकाई जैसी मुद्रा इकाइयां थीं, लेकिन उस समय आधुनिक अर्थों में ढले हुए सिक्कों के व्यापक प्रचलन के कोई प्रमाण नहीं मिलते, बल्कि ये मानकीकृत धातु के टुकड़े या आभूषण थे जिनका उपयोग लेन देन में होता था, जिससे वस्तु विनिमय से मुद्रा प्रणाली की ओर संक्रमण हुआ। सांख्य दर्शन को भारत के सबसे प्राचीन दर्शनों में से एक माना जाता है और इसके अनुसार 25 मूल तत्व हैं, जिनमें प्रकृति कारण द्रव्य पहला और मुख्य तत्व है, जिससे बाकी सभी तत्व विकसित होते हैं, और पुरुष चेतना दूसरा प्रमुख तत्व है, जो पुरुष और प्रकृति के द्वैत पर आधारित है। सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना एक टूटी हुई नाव, फूटी नाव से की गई है, जो आत्मज्ञान और मोक्ष के मार्ग में कर्मकांडों की अपर्याप्तता को दर्शाती है, क्योंकि ये नश्वर और अविश्वसनीय होते हैं, जबकि सत्य ही शाश्वत मार्ग है। उत्तर वैदिक काल लगभग 1600 BC भारतीय इतिहास का वह महत्वपूर्ण काल है, जिसमें समाज, धर्म, प्रशासन और संस्कृति के कई पहलुओं का विकास हुआ। इस काल को ऋग्वैदिक काल के बाद का युग कहा जाता है और यह आर्यों के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विस्तार का समय था। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, महाकाव्य, शिक्षा और विज्ञान ने विशेष महत्व प्राप्त किया। धार्मिक और यज्ञ संबंधी विकास। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों का महत्व बढ़ गया। राजा और सामान्य लोग यज्ञों में भाग लेते थे। यज्ञों के लिए उपयुक्त यज्ञवेदी बनाने हेतु ईसा पूर्व 2वीं सदी में आपस्तंभ ने व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। ये ग्रंथ यज्ञवेदी के निर्माण और यज्ञ अनुष्ठानों की विधियों का विस्तृत विवरण देता है। यज्ञों में प्रयुक्त मंत्र और देवताओं का संबंध भी इस काल से जुड़ा है। उदाहरण के लिए गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका आरंभ ऋग्वेद में मिलता है। यह मंत्र विश्वामित्र ने रचा, जिसका उद्देश्य लोगों को धर्म और नैतिकता में प्रशिक्षित करना और उन्हें आर्य बनाने का था। उत्तर वैदिक काल में श्राद्ध की प्रथा भी विकसित हुई। इसका प्रारंभ दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने किया। यह प्रथा पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और सामाजिक परंपरा की पुष्टि करती थी। सामाजिक और स्थापत्य विकास। उत्तर वैदिक काल में नगर और आवासीय संरचनाओं में भी सुधार हुआ। कौशांबी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि इस काल में स्थायी आवास और शहरी जीवन का विकास हुआ। इसके अलावा इस काल में गोत्र संस्था का जन्म हुआ, जो सामाजिक और वंशानुगत संगठन का आधार बनी। साहित्य और महाकाव्य। उत्तर वैदिक काल में साहित्य का विकास हुआ। इस काल में 2 प्रमुख महाकाव्य रचे गए, महाभारत और रामायण। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। यह महाकाव्य केवल युद्ध और राजा रानियों की कथा नहीं है, बल्कि इसमें धर्म, नीति, राजनीति, समाज और जीवन के नैतिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। रामायण में आदर्श पुरुष और आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया गया है। ये महाकाव्य न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक जीवन और नैतिक शिक्षा का आधार भी है। विज्ञान और ज्यामिति। आपस्तंभ द्वारा रचित व्यवहारिक ज्यामिति ग्रंथ न केवल यज्ञवेदी के निर्माण में सहायक था, बल्कि इसने उस समय की गणितीय और वैज्ञानिक समझ को भी प्रदर्शित किया। यह दिखाता है कि उत्तर वैदिक काल में धार्मिक और वैज्ञानिक ज्ञान का सामंजस्य स्थापित था। निष्कर्ष। उत्तर वैदिक काल आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक और वैज्ञानिक विकास का काल था। इस काल में यज्ञ, मंत्र, महाकाव्य, श्राद्ध प्रथा, गोत्र संस्था, पक्की ईंटों का निर्माण और विज्ञान का विकास हुआ। गायत्री मंत्र, विश्वामित्र की रचना और आपस्तंभ की ज्यामिति ग्रंथ आदि इस काल की प्रगतिशील सोच और संस्कृति का प्रमाण है। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य सामाजिक और नैतिक शिक्षा के आधार बने। उत्तर वैदिक काल ने भारतीय समाज के धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक और वैज्ञानिक आधार को सुदृढ़ किया, जिसने आने वाले समय में भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
इस काल में धर्म, समाज और विज्ञान का समन्वय न केवल आर्यों की प्रगति का प्रतीक था, बल्कि यह भारतीय सभ्यता के स्थायी मूल्यों और सांस्कृतिक धरोहर का भी आधार बना। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना महर्षि बादरायण, जिन्हें व्यास भी कहा जाता है, ने की थी, जो उपनिषदों के सार को संकलित कर एक दार्शनिक रूप देते हैं और इसे प्रस्थानत्रयी का एक प्रमुख आधार ग्रंथ माना जाता है। बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये काल राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक परिवर्तनों का युग था। इसी समय भारतवर्ष छोटे छोटे जनपदों से विकसित होकर बड़े राजनीतिक इकाइयों में विभाजित हुआ, जिन्हें महाजनपद कहा गया। इन 16 महाजनपदों की जानकारी हमें मुख्यतः बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। ये महाजनपद गंगा घाटी, उत्तर पश्चिम भारत तथा दक्कन तक फैले हुए थे और इन्होंने आगे चलकर मौर्य साम्राज्य जैसे विशाल साम्राज्य की नींव रखी। महाजनपदों की अवधारणा। जनपद शब्द का अर्थ है किसी जनजाति द्वारा बसाया गया क्षेत्र। जब ये जनपद शक्तिशाली और विस्तृत हो गए तो इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। इस काल में राजतंत्र एवं गणतंत्र दोनों प्रकार की शासन प्रणालियां प्रचलित थीं। मगध, कौशल, वत्स आदि राजतांत्रिक थे, जबकि वज्जी और मल गणतांत्रिक महाजनपद थे। 16 महाजनपदों का विवरण। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। यह आधुनिक बिहार के भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में स्थित था। यह व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध था और गंगा के तट पर स्थित होने के कारण जलमार्ग व्यापार में अग्रणी था। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद सिद्ध हुआ। इसकी राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी, जो आज के पटना और गया क्षेत्र में स्थित थी। आगे चलकर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बनी। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शक्तिशाली शासकों ने इसे महाशक्ति बनाया। काशी की राजधानी वाराणसी थी। यह धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र था। काशी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था और कई बार कौशल तथा मगध के साथ संघर्ष में रहा। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशांबी थी, जो आधुनिक प्रयागराज इलाहाबाद के आसपास स्थित थी। यह व्यापार और राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र था। राजा उदयन वत्स का प्रसिद्ध शासक था। वज्जी एक गणराज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। यह मिथिला क्षेत्र, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में स्थित था। यहाँ लिच्छवी प्रमुख शासक थे और सामूहिक शासन प्रणाली प्रचलित थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। यह फैजाबाद, गोंडा और बहराइच क्षेत्र में फैला था। राजा प्रसेनजित कौशल का प्रसिद्ध शासक था। कौशल और मगध के बीच लंबे समय तक संघर्ष चला। अवंती की राजधानी उज्जैन और महिष्मती थी। यह मालवा, मध्य प्रदेश क्षेत्र में स्थित था। अवंती पश्चिम भारत का शक्तिशाली महाजनपद था और व्यापार मार्गों पर इसका नियंत्रण था। मल भी एक गणराज्य था। इसकी राजधानी कुशावती थी। यह देवरिया, बस्ती और गोरखपुर क्षेत्र में फैला था। बुद्ध का महापरिनिर्वाण मल गणराज्य में ही हुआ था। पंचाल की 2 राजधानियां थीं, अहिच्छत्र और काम्पिल्य। ये बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद क्षेत्र में स्थित था। यह वैदिक संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। चेदी की राजधानी शक्तिमती थी। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित था। यह महाभारत काल से ही प्रसिद्ध क्षेत्र था। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। यह दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के कुछ भागों में फैला था। यह वैदिक परंपराओं और राजनीतिक संगठन के लिए प्रसिद्ध था। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। यह राजस्थान के जयपुर, अलवर और भरतपुर क्षेत्र में स्थित था। यह महाभारत से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण क्षेत्र था। कंबोज की राजधानी हाटक थी। यह राजौरी और हजारा क्षेत्र में स्थित था। यह उत्तर पश्चिमी भारत का सीमावर्ती महाजनपद था। शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। यह मथुरा क्षेत्र में स्थित था और सांस्कृतिक तथा धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। अश्मक की राजधानी पोटलीपोतन थी। यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित था और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। यह रावलपिंडी और पेशावर क्षेत्र में स्थित था। तक्षशिला शिक्षा का महान केंद्र था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख स्थल था। महाजनपदों का ऐतिहासिक महत्व। इन महाजनपदों ने राजनीतिक संगठन, प्रशासन, कर व्यवस्था, स्थायी सेना और नगरों के विकास को गति दी।
इसी काल में बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ, जिसने सामाजिक और धार्मिक चेतना को नई दिशा दी। अंततः इन महाजनपदों में से मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा और मौर्य साम्राज्य की स्थापना का आधार बना। निष्कर्ष: छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपद प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास की रीढ़ है। इन्होंने न केवल भारत में राज्य व्यवस्था को संगठित किया, बल्कि सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक विकास को भी नई दिशा दी। महाजनपदों का ये युग भारतीय इतिहास में परिवर्तन और प्रगति का स्वर्णिम अध्याय माना जाता है।